पहले हम जाएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम के पास और पूछेंगे इस वक्त खबर क्या इत्तलात क्या है कि कब कौमी असेंबली में बजट पेश कर दिया जाएगा। अशरफ मलखम साहब क्या इत्तलात है इस वक्त? जी अभी इसका टाइम तो उन्होंने 4 बजे का दिया था, लेकिन उससे पहले जरूरी इवेंट जो होता है पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग चलती है, फिर कैबिनेट मीटिंग होती है। कैबिनेट मीटिंग इस लिहाज से काफी अहम होती है कि उसमें जो टैक्स प्रपोजल है उनकी मंजूरी दी जाती है। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनकी तनख्वाहों का आखिरी आइटम होता है जो कैबिनेट डिसाइड करती है। समटाइम वो डिले हो जाता है जरूर से ज्यादा। इस वक्त अभी जो मीटिंग शुरू होगी उसके बाद ही कहीं जो शुरू होगी जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग, उसके में वज़ीर खजाना तकरीर अपनी आके करेंगे, लेकिन अभी तक पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग चल रही है। उसके बाद अभी थोड़ी ही देर पहले, बहुत चंद लम्हे पहले काबीना का एक इजलास शुरू हुआ है। उस काबीना में टैक्स प्रपोजल, उसके साथ साथ जो सैलरीज है जिसमें 10 से 15% की 2 तजावीज़ अलग-अलग तैयार की हुई हैं, उसकी मंजूरी दी जाएगी। देन फिर पार्लियामेंट का सेशन होगा तो उधर वज़ीर खजाना अपनी स्पीच करेंगे, जिसके बजट के खदोखाल हमने तकरीबन सुबह बता ही दिए थे जियो के नाज़रीन को। अगर आप कहें तो अभी मैं रिपीट कर सकता हूँ जो आम मोटी प्लीज, लेकिन पहले मुझे वो तमाम जो तफसीलात है वो भी बताइए। और आप कह रहे हैं कि जो आखिरी बात तय होती है वो होती है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में कितना इजाफा करना है, और 10 से 15%, 2 प्रपोजल्स इस वक्त जो है ज़ेर गौर है। तो 2 प्रपोजल हैं, 10%, दूसरी 15%। उसका भी कितने परसेंट इजाफा होना है, क्योंकि IMF ने बड़ा इस पे बहुत सख्त अपना स्टांस लिया हुआ है कि उनका कहना है कि एम्प्लॉइज की तनख्वाहों में कम से कम इजाफा किया जाए, जबकि हुकूमत चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा इजाफा किया जाए। सही। और बजट के हवाले से बताइएगा कि अहम नुकात क्या है, क्योंकि एक तो अभी खबर हमारे सामने जो आई है, क्योंकि काफी दिन से इस पर डिस्कशन हो रही थी कि सैलरी क्लास के हवाले से क्या इंपैक्ट होगा। तो एक इतला तो हमारे पास ये आई है कि जो एग्जेम्प्टेड ब्रैकेट था पहले वो 6 लाख तक था, उसको बढ़ा के 9 लाख कर दिया जाएगा। यानी कि पहले वो शख्स जो कि 50,000 से ज्यादा कमाता था वो टैक्स देता था, अब जो शख्स 75,000 रुपए से ज्यादा कमाएगा उस पर टैक्स इंप्लीमेंट होगा। जी अशरफ साहब। जी इसमें मैं बड़ी इस पे लंबी डिबेट चली है। हुकूमत का यही ख्याल है कि जो 75,000 इनकम है, जो उसको पर मंथ जिसका 75,000 सैलरी है वो तनख्वाहदार हो जाए, वैसे उसकी इनकम शो करता है, उसको टैक्स एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए। लेकिन IMF का इसका बड़ा रिजिड स्टांस है। वो तो 50,000 से भी नीचे आना चाहते हैं कि इनकम स्लैब जो है। अब देखें, जब बजट के साथ साथ जो मुज़ाकरा चलेंगे IMF से, जो 30 जून से पहले हुकूमत हर साल में अगला कर्ज प्रोग्राम लेना चाहती है, उसमें जो डिसाइड होगा, उसमें जो कल जो असेंबली में आज फाइनेंस बिल पेश होगा उसमें यकीनन अमेंडमेंट्स होगी कि हुकूमत का आज का पूरी कोशिश होगी कि अपोजिशन को ऐसे पॉइंट्स ना दिए जाएं जिन पे टॉक शोज हो सके, सियासी पार्टियां बयान दे सकें, उसमें मीडिया तनकीद कर सके। बड़ी सॉफ्ट प्रपोजल आएंगी, लेकिन ये प्रपोजल मैं श्योर कहता हूं कि खत्मी नहीं होंगी। इसमें जैसे जैसे साथ साथ IMF के साथ मुज़ाकरा चलेंगे, IMF के जो फाइनेंस बिल है उसमें तरामीम होंगी, तरामीम सख्त होंगे, क्योंकि अभी तक हमारे इतलाक के मुताबिक जितने भी IMF के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, IMF ने एक भी नुक्ते पे पीछे नहीं हटे। उन्होंने कोई वेवर देने की बात नहीं की हुकूमत को। स्टैंड स्टिल पे तरसों तो आगे थी पोजीशन, लेकिन उस पर बहरहाल फिर हुकूमत का बड़ा एक दोबारा सॉफ्ट आया रद्द अमल कि हम IMF के साथ एंगेज रहेंगे। हमें प्रोग्राम कल भी वज़ीर खजाना ने अपनी जो इकोनॉमिक सर्वे जारी हुआ उसमें कहा हमारे पास बी ऑप्शन है ही नहीं, हमें हर हाल में IMF का प्रोग्राम लेना है। तफसीलात भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के हिस्से में हमें ज्वाइन किया। ये अनवर काशिफ साहब, स्लैब्स के हवाले से बड़ी बात हो रही थी और डिबेट इसलिए बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि सैलरी क्लास वो तबका है जो अब टैक्स दे देकर थक गया। वो कहते हैं हमसे तो आप एट सोर्स टैक्स काट लेते हैं, दूसरे जो बेशुमार सेक्टर्स हैं वो अपनी इनकम पे उस तरीके से टैक्स नहीं देते, और एक मुनसिफाना टैक्स होना चाहिए। लेकिन ये जो वो तबका जो लोएस्ट कैटेगरी में आता है, यानी कि उनकी तनख्वाह 30, 40, 50 या 65, 70, 75,000 तक हो, वो एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे इस टैक्स से, अगर ये खबर दुरुस्त साबित होती है तो। आई थिंक उनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। लेकिन बात यह है कि हुकूमत इस तरह डिज़ाइन कर रही है, जैसे आपके रिपोर्टर ने कहा कि IMF जो है ना इस पर बहुत सीरियस स्टांस लिए हुए, तो ये अभी शायद हो सकता है एक बजट अप्रूव कराने के लिए या फाइनेंस बिल पेश करने के लिए शायद ये किया जा रहा हो। लेकिन जब तक ये IMF की अप्रूवल नहीं होगी, जब तक ये जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये इम्प्लीमेंट करवा लिया हुकूमत ने तो एक अच्छा थोड़ा रिलीफ मिलेगा, जो कि हमारे लो कैडर के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एक रिलीफ होगा। लेकिन अगर स्लैब्स इस तरीके से बना रहे, और वो जैसे अशरफ मलखम साहब ने बताया कि IMF का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, वो तो चाहता था कि 50,000 से कम वालों से भी टैक्स वसूल किया जाए। अब पता नहीं हुकूमत वो कह रहे हैं कि फ़िलहाल तो शायद ये ना करे क्योंकि कौमी असम्बली में अपोजिशन को एक मौका मिल जाएगा तनकीद करने का। लेकिन वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि बाद में जब IMF प्रोग्राम के करीब हो, प्रोग्राम की मंजूरी के करीब हो, तो उस वक्त इसमें रद्दोबदल किया जा सके। हाँ देखिए, ये बेसिकली इशू ये है कि आपको IMF प्रोग्राम में आप जा रहे हैं, आपको उनके साथ
साथ जो है किसी ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना है। अब वो क्या कॉम्प्रोमाइज़ होंगी, क्या नेगोशिएशन होंगी, ये तो फाइनेंस बिल के बाद पता चलेगा। जब डॉक्यूमेंट उनको नज़र आएगा, उनके ऑब्जेक्शंस आएंगे, उनकी रिजर्वेशंस आएंगे, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये उनकी क्या क्या रिजर्वेशंस है, और फिर उसके बाद हुकूमत को मेरे ख्याल में उनमें उनको चेंज करना पड़ेगा। इसलिए कि मेजर आपका एजेंडा ये है कि आपको IMF प्रोग्राम में जाना है। आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इसको आपको रीडू करना पड़ेगा। ये कुछ हो सकता है इनिशियल स्टेज पे पॉलिटिकल उन्होंने स्टांस लिया हो, लेकिन बाद में जब तक ये फाइनल नहीं हो जाता, जब तक एक्ट नहीं बनता, जब तक मेरे ख्याल में हम इस पर कोई वज़ीर ख़ज़ाना अपने माजी के इंटरव्यूज़ में भी इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर देते रहे कि ज़रूरी शोबा हो उस पर टैक्स होना चाहिए, रियल स्टेट पर टैक्स होना चाहिए, आपके रिटेल होलसेल सेक्टर के ऊपर टैक्स होना चाहिए। इसमें से बहुत सारे बाज़ इश्यूज़ तो ऐसे हैं जो कि जिनका ताल्लुक वफाकी हुकूमत से नहीं है, सूबाई हुकूमतों से। तो आपको लग रहा है कि इस बजट में इस हवाले से हमें कोई नई डायरेक्शन मिलेगी? देखिए, मुझे तो नहीं लग रहा। अभी अगर आप खबर देख रहे थे कि एक जो मेजर पार्टी है उसने कहा कि मुझे हमसे बजट की कोई डिस्कशन ही नहीं हुई है, तो वो किसी एक सूबे में उसकी हुकूमत है, तो अब कैसे आप समझ सकते हैं कि ये हार्मनी क्रिएट होगी जब अभी फेडरल बजट जो आ रहा है उसमें उनके ये खदशात हैं कि हमसे अप्रूवल नहीं ली गई। तो मेरे ख्याल में ग्राउंड वर्क शायद हुआ नहीं है, और वो पहले IMF की मीटिंग थी, फिर चाइना की विजिट आ गई, और उसके बाद जो है बजट एकदम डॉक्यूमेंट आ गया, तो शायद कंसल्टेशन का जो प्रोसेस था वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ। अब आई होप कि ये जो आप कह रहे हैं कि एक हार्मनी होना ये बड़ा ज़रूरी है सूबों के साथ, क्योंकि इसमें इंडिया की मिसाल बड़ी रेलेवेंट है। पाकिस्तान में अगर हम 100 रुपए टैक्स इकट्ठा करते हैं तो उसमें से 8.4% जो कंट्रीब्यूशन है वो सूबों का होता है, 8.4% कंट्रीब्यूशन है। इंडिया में जो स्टेट है मुख्तलिफ, उनका कंट्रीब्यूशन टोटल टैक्स में तकरीबन 35% का है। और इसी वजह से अगर आप देखें इंडिया में जो वफाकी टैक्स है, टैक्स टू GDP उनका बड़ा कम है, लेकिन जब स्टेट कंट्रीब्यूशन उस पर आप ऐड करते हैं तो फिर वो तकरीबन 16-17% तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं कि बजट से पहले सूबों से बात ही नहीं हुई है, उनसे कोई इस पर डिस्कशन ही नहीं हुई कि आप लोग प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाएं या आप लोग जो है एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाएं, इसका मतलब उस एंड से कुछ खास इस बजट में होने नहीं आ रहा। देखिए 2010 में जब 18th अमेंडमेंट आई थी ना, ये उसके बाद प्रोविंसों को डिवॉल्व किया गया था, जो कि सर्विस टैक्स था उसको दिया। आज तक प्रॉपर तौर पे बहुत सारे कमीशन बने, बहुत सारी मीटिंग्स हुई, लेकिन एक कहीं पे कंसल्टेटिव अप्रोच या कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट नज़र नहीं आया जहाँ पे हुकूमत ने एग्री किया। अब बात यह है कि आप जब दस्ते गिरेबा हो जाते हैं तो वो उसमें होता यह है कि जो टैक्स पेयर है ना, वो सबसे ज़्यादा उसके लिए पिलर टू पोस्ट भागना पड़ता है, और यही वजह है जो डिस्ट्रस्ट खड़ा होता है हुकूमत के खिलाफ, और लोग टैक्स देने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि हम सूबाई हुकूमत के साथ आप पहले अपने आप को कंटेस्ट करें, फिर हुकूमत फेडरल हुकूमत के साथ। इंडिया में जो आपने मिसाल दी, वहाँ पे जो गुड्स है ना, वो उसके टैक्स जो है वो स्टेट्स के पास है, यहाँ पे गुड्स का टैक्स जो है वो फेडरेशन के पास है। तो ये एक डिफरेंट मैकेनिज्म है। सर्विस टैक्स जो है वो सूबों के पास है, लेकिन इसमें हार्मनी ज़रूर होनी चाहिए, इसलिए कि जो टैक्स दे रहा है उसको ये रिलीफ मिलना चाहिए, कि उसको जहाँ भी रिलीफ मिल सकता है वो मिलना चाहिए, सूबाई हुकूमत में या वफाकी हुकूमत में। सही है। खुर्रम शहजाद साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? जी, मुझे आवाज आ रही है। ठीक है, जबरदस्त। टैक्स के ऊपर तो हमने बहुत ज्यादा बात कर ली। अब हर किसी का एक ये कंसर्न होगा कि इस बजट के बाद जो आपसे कुछ देर बाद पेश किया जाएगा, क्या महंगाई में मजीद इजाफा होने जा रहा है? क्योंकि पिछले 2-3 माह से हम देख रहे हैं कि जो महंगाई की शरह है उसमें कमी आ रही है, और अगले साल का टारगेट 12-12.5% पे सेट करने जा रही है हुकूमत, लेकिन जो इकदाम लेने जा रही है, क्या उसके बाद महंगाई में मजीद इजाफा होगा? अच्छा, देखें, इसमें 2-3 चीजें हैं। अगर आप इन्फ्लेशन देखें, जो गवर्नमेंट जो है, जो कल नंबर्स आए हैं और उन्होंने एक्सपेक्टेशंस दी हैं अगले साल की, वो तकरीबन 12% के करीब है, और 12 से 14% स्टेट बैंक भी और दूसरे बैरून इदारे भी जो है वो 12 से 14% एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रहेगी फिस्कल ईयर 25 में। और इसकी एक तो पहला हाफ होता है, आप समझते हैं, फिर दूसरा हाफ होता है, यानी कि जुलाई टू दिसंबर फर्स्ट हाफ है, और फिर जनवरी टू जून सेकेंड हाफ है। तो फर्स्ट हाफ की जहाँ तक इन्फ्लेशन का ताल्लुक है शहजाद, इसमें मुझे लगता है कि फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर के शुरू तक डिक्लाइनिंग ट्रेंड रहेगा। उसकी दो बड़ी वजूहत हैं। एक तो ये कि पेट्रोल की कीमतें कंटिन्यूसली नीचे आई हैं, आ भी रही है मजीद, और एक्सपेक्टेड है कि आएंगी भी, क्योंकि यूएस में इलेक्शंस हैं। ग्रोथ जो है चाइना की अभी भी बहुत ज्यादा सबड्यूड है, यूरोप में ग्रोथ बहुत ज्यादा सबड्यूड है, टाइटनिंग अभी भी चल रही है। तो जो आपकी इंटरनेशनली जो कमोडिटी प्राइसेस है वो नीचे जाती रहेगी, खासकर ये ऑयल की प्राइस जो है, इसकी वजह से हमें बेनिफिट मिलेगा। सेकेंडली, अगर आप ये देखेंगे जो है किस तरह से रही है, तो पाकिस्तान में वीट की कीमत भी नीचे आई है और फूड की कीमत भी ऐसे से नीचे आ रही है। चौथा पॉइंट ये है कि रुपया स्टेबल अगर रहता है, जो कि मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में रहेगा, तो आपकी इन्फ्लेशन का फियर यहाँ से सबसाइड हो सकता है।
एडिशनल टैक्सेस अगर एग्जिस्टिंग टैक्स पे लगाए तो प्रॉब्लम होगी, तो महंगाई में इजाफा हो सकता है। लेकिन अगर नए टैक्सेस लगे, नए सेक्टर्स पर टैक्सेस लगे, तो फिर वो टैक्स एडिशनल होगा। क्योंकि देखिए अगर महंगाई की शरह में 12 से 14% इजाफा होगा तो गवर्नमेंट जो टैक्स का टारगेट देने जा रही है, जो सुनने में भी आ रहा है, जो अनाउंस नहीं हुआ, वो 12,000 अरब रुपया है। ये मैं टैक्स टारगेट की बात कर रहा हूँ, जो कि लास्ट ईयर से 28% ऊपर होगा। और अगर आप इन्फ्लेशन और ग्रोथ दोनों को ऐड कर लें, यही होता है ना आपका नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के साथ टैक्स जो है ग्रोथ, तो वो बन रहा है तकरीबन 12% में लगाऊं इन्फ्लेशन और 3.5% लगाऊं मैं ग्रोथ, तो तकरीबन कोई 15.5% के करीब आपकी ग्रोथ तो वैसे ही इससे आ जाएगी। फिर इंपोर्ट जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, क्योंकि आपको पता है आधे से ज्यादा टैक्स हमारा इंपोर्ट स्टेज पे कलेक्ट होता है, और इस साल हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं थोड़ा सा, तो वहां से कलेक्शन आपको इंपोर्ट एडवांस मिल सकती है, तो ग्रोथ टैक्स हो सकती है। सही, कल एनईसी के इजलास में ये बताया गया कि इस साल तकरीबन $52 बिलियन की इंपोर्ट होगी और अगले साल का टारगेट अराउंड $57 बिलियन सेट किया जाएगा। यूनुस रागा साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? जी मैं सुन सक रहा हूँ, फरमाइए। चले जी, यूनुस साहब काफ़ी देर से आपसे सवाल करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन राब्ता नहीं हो रहा था। मुझे बताइएगा कि कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकोनॉमिक सर्वे की, उसमें बड़ी डिटेल से एक बार की गई कि मसला ये है कि हमें पता है कि मसाइल क्या हैं, उनका अदराक भी हमें पता है, इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट नहीं होती है, चाहे वो टैक्सेशन के हवाले से हो, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से हो, एनर्जी इस्लाहात के हवाले से हो। क्या मसला क्या है, क्योंकि आपने तो पूरा इस सेटअप में काम किया है, क्या कैपेसिटी के इशूज़ हैं, अंडरस्टैंडिंग के इशूज़ हैं, या विल नहीं थी? नहीं, जैसे आपने शुरू में ही बताया कि अंडरस्टैंडिंग तो है, बात है विल की, और बाज़ औक़ात अंडरस्टैंडिंग के भी एक दो इश्यूज हैं जिसकी मैं वजाहत करूंगा। देखिए हमने सबने ये बात की और आपने बहुत तफसील से कई दिनों से हम बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो टैक्स में अपना रोल प्ले नहीं करे, और वजीर खजाना साहब ने बहुत अच्छी तरह कहा कि अब कोई सीक्रेट काउज नहीं रखें। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि वो कौन सी सीक्रेट काउज हैं जो कि बजट को में से काफ़ी हमारे जो अखराजात हैं उसमें उनका रोल है, और वो उसमें सबसे बड़ा इस वक्त रोल है आपके डेट सर्विसिंग का। डेट सर्विसिंग में आपको एक, मैं समझता हूं कि जो सीक्रेट काउज की बात की गई उसमें हमारा बैंकिंग सेक्टर भी पिछले 5 साल से एक बहुत बड़ी सीक्रेट काउ रहा है, कि जिसको पॉलिसीज के तहत मौका दिया गया कि जितना भी वो चाहें गवर्नमेंट से चार्ज करें। जब आपका जो जिसको कहते हैं जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में हो, तब भी ये सेक्टर जो है 60 और 80% की इनकी ग्रोथ रही है, 100% तक भी इनकी प्रॉफिट ग्रोथ रही है। तो उसमें यही नजर आ रहा है कि हमारी जो स्टेट बैंक की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो काफी वीक रहा है। और दूसरा ये था कि अब ये टाइम आया कि जब हम बात कर रहे हैं बड़े स्टेप्स की, तो एक बड़ा स्टेप जो चाहिए इस वक्त पाकिस्तान को वो है आपकी डोमेस्टिक डेट की रीस्ट्रक्चरिंग। डोमेस्टिक डेट की रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। 5-6 साल जो बैंकों ने बेतहाशा मुनाफा कमाया है उसमें 1-2 साल अगर ये कम मुनाफा इनका हो जाता है या थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है तो मुल्क के लिए इनको ये करना चाहिए। डेट रिस्ट्रक्चरिंग से आप अपने अखराजात में कम से कम 1000 अरब का कम आपका हो जाएगा अखराजात, और जो हम बार बार ये देख रहे हैं कि हम टैक्स कितना कलेक्ट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, और क्योंकि अगर फिस्कल डेफिसिट दोबारा आपका ऊपर गया आप इन्फ्लेशन को नहीं रोक सकेंगे। आपको फिस्कल डेफिसिट इस साल की कामयाबी की एक बड़ी वजह जो हमारी सप्लाई साइड से कमोडिटी प्राइस के अलावा ये भी थी कि हमारा फिस्कल डेफिसिट जो बजट का खसारा है वो कम होके 7.9 से कम होके 3.7 पे आ गया। अब अगर इसको हम कंटिन्यू नहीं करें 3.7 पे भी लास्ट क्वार्टर नहीं, और आमतौर पे आपको पता है कि जो मेजर चंक है फिस्कल खसारे का वो लास्ट क्वार्टर में ही रिफ्लेक्ट होगा ना। फिर बिल्कुल सही है, लेकिन ये फिर भी 5 से ऊपर नहीं जाएगा, ये मुझसे आप लिखवा लीजिए। तो 5 भी एक अच्छा है, विद इन 6 रहना बहुत अच्छा है। हम 7 और 8 पे चलते हैं पिछले कई सालों से, तो अगर लेस देन 6 रहता है तो ये हमारा जो इन्फ्लेशन है इसको कंट्रोल करने में हमारी मदद करेगा। वरना ये बार बार गवर्नमेंट की बोरिंग और नोट की प्रिंटिंग से आप इन्फ्लेशन को बहुत ज्यादा अरसे तक कंट्रोल नहीं कर सकते। ये ठीक है, सप्लाई साइड आपको इसको फायदा दे रही है, कमोडिटी प्राइसेस नीचे जा रही हैं, उम्मीद है कि आगे भी जाएंगी जैसे कि खुर्रम ने बताया। लेकिन यह है कि आपको अपनी जो फिस्कल साइड है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा इस वक्त खर्चा है आपका इंटरेस्ट पेमेंट्स का। और इसमें बताइए, आप सेक्रेटरी फाइनेंस भी रहे, इस तरह की बातें भी हमने सुनी सियासी बुनियाद पर भी, और मैंने सुना कि फाइनेंस मिनिस्टर ने भी 1-2 शोज पे ये कहा था कि 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको वफाक में होने की जरूरत नहीं है, तो अगर आपने अपना करंट एक्सपेंडिचर कम करना है आप उनको डिवॉल्व करेंगे। ऑलरेडी वो डिपार्टमेंट सूबों में काम कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में क्या इतनी बड़ी एक्सरसाइज इस बजट में या उसके बाद आपको नजर आ रही है कि हुकूमत करने जा रही है? अगर नहीं करेंगे तो फिर उसमें कोई बड़ा चेंज क्या होगा? नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन देखें उसकी जो कॉस्ट है ना वो बहुत कम है।
उसमें से आप बहुत कम भी कर लेंगे तो आप 2-3% से ज्यादा बजट का आपका खसारा कम नहीं हो, लेकिन असल जो आपका इस वक्त खसारा है बजट का वो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स है। आपको इसके लिए आप समझते हैं कि बैंक के साथ उसको रीस्ट्रक्चर करना चाहिए? जी बिल्कुल सही। खुर्रम साहब, आपने देखा होगा कि कल जो अच्छा, इनफैक्ट मेहताब हैदर हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे, उनसे मजीद तफसीलात भी ले लेते हैं। मेहताब साहब, अब से कुछ देर पहले अशरफ मलखम साहब ने बताया कि अभी तो बजट स्पीच नहीं शुरू हुई है, 4 बजे उसका वैसे टाइम दिया गया था, लेकिन क्या बड़ी खबर क्या इस बजट में आ रही है सामने? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बुनियादी तौर पे टैक्सेशन साइड पे जिसमें FBR का रेवेन्यू और नॉन टैक्स दोनों में एक मैसिव आपको देखना है कि एक तो टैक्सेशन मेजर्स होंगे, दूसरा इन्फोर्समेंट होगी, और तीसरा जो है वो जो नॉमिनल ग्रोथ जो कि रूटीन में जो है FBR को हासिल हो जाती है वो भी शामिल होगी। इसके अलावा जो एक्सपेंडिचर साइड है वहाँ पे सब्सिडीज के अंदर आपको रैशनलाइजेशन, पेंशन की रिफॉर्म्स, और इसके अलावा जो ग्रांट्स और बाकी चीजें हैं उनके अंदर भी हुकूमत कोशिश करेगी कि रैशनलाइज किया जाए। तो ये इस तरह का कॉम्बिनेशन करके जो IMF का बेसिक जो है मकसद है कि प्राइमरी सरप्लस जो है वो जनरेट किया जाए, और दूसरी तरफ जो बजट फिस्कल एडजस्टमेंट है वो कम से कम 1% ऑफ GDP से जो है वो ज्यादा होगी ओवरऑल फिस्कल एडजस्टमेंट, जिसमें बजट डेफिसिट को जो है वो नीचे लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बजट डेफिसिट का नंबर जो है वो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा होगा। प्राइमरी सरप्लस जो है वो टू सम एक्सटेंट, क्योंकि प्राइमरी सरप्लस के अंदर जो डेट सर्विसिंग है उसको निकाल के बाकी डेफिसिट जो है कैलकुलेट किया जाता है। तो ये ओवरऑल जो है वो इस टाइम में सिनेरियो है। जो टैक्सेशन साइड है उसमें GST के अंदर और इनकम टैक्स दोनों के अंदर आपको मेजर बढ़ोतरी जो है वो नजर आएगी। मेहताब, जरा इसको बताइएगा, जब आप कहते हैं GST में क्या जो 18% GST उसको बढ़ा के 19% या 20% किया जाएगा, या जो एग्जेम्पशंस है GST में वो खत्म की जाएंगी? देखिए, दोनों प्रपोजल्स इस टाइम टेबल के ऊपर है, क्योंकि IMF की तरफ से जो इनिशियल आया था वो 2% जो है वो उसका रेट के अंदर इजाफा हुआ था, लेकिन चंद दिन पहले तक ये था कि 1% जो है वो GST का स्टैंडर्ड रेट जो इस टाइम 18% से उसको 19% कर दिया जाए, और जो रिड्यूस्ड रेट या एग्जेम्प्टेड GST के अंदर सेक्टर्स हैं उनको जो है वो या तो खत्म कर दिया जाए, स्टैंडर्ड रेट पे लाया जाए, या कम से कम उस रेट को जो है वो बढ़ा दिया जाए। तो ये दोनों तरह की जो एफर्ट्स हैं वो आपको नजर आएंगी। इसी तरह जो इनकम टैक्स साइड है उसकी स्लैब्स जो है वो सैलरीड और नॉन सैलरीड दोनों के लिए वो कम करने की तजवीज़ है। इसी तरह रियल एस्टेट के ऊपर जो है वो 236C और K दोनों में जो सेलर और परचेजर है उसके ऊपर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है, और जो नॉन फाइलर है उसका टैक्स जो है वो ज्यादा बढ़ाया जाएगा। इसी तरह जो गाड़ियों के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स है, खासकर रजिस्ट्रेशन के ऊपर, और टोकन टैक्स, उसके अंदर भी जो है वो इजाफे की तजवीज़ है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेहताब हैदर हमारे साथ मौजूद थे।